कुछ चीज़ें मैं आगे इस फेज़ में बताने जाऊंगा। एक आपको फर्टिलाइज़र का उपयोग कैसे करना है, जिसको हम सिंपल से वे में बताएंगे। एज ए भट्टी खाद बना करके हम कैसे खाद का प्रयोग करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम फर्टिलाइज़र को फार्मिंग में काम में ले सकें। दूसरा, हमारे पास सबसे बड़ा खर्चा है कोई भी फार्मिंग में स्प्रे का, कि हम स्प्रे कैसे यूज़ करें जिससे किसी भी फसल में हम घर पे बना करके या मार्केट से जो स्प्रे लेकर आए उनमें कैसे पैसे का कम खर्चा करें, या रेसिड्यू केमिकल फ्री स्प्रे हम कैसे उपयोग करें। और तीसरा और मेन मुद्दा रहेगा कि हम कोई भी फार्मिंग कर रहे हैं उसमें वाटर मैनेजमेंट कैसे करें। अभी मैं 3 विषयों को टच करूंगा। ये 3 विषय ही अपने आप में बहुत बड़े हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कम शब्दों में समेटूं इनको, बट आप तक जो नहीं मेरा पहुंचे आप क्वेश्चन पूछ लीजिए या पेन पैड पर लिखिए, ताकि समापन के समय आप मुझे फिर क्वेश्चन आंसर कर सको। जो मेरे बातें ऐसी जो आपके ऊपर से बाउंसर जाए उसे प्रश्नों में चेंज करो और बातचीत करो। ऐसा ना हो कि मेरा आना सार्थक ना हो, मतलब मैं आया हूं तो कुछ आप तक पहुंच पाऊं, जहां नहीं पहुंच रहा हूं आपको प्रश्न बनाना है, ऐसा क्यों। तो अपन कॉन्वर्सेशन करके उसको अच्छे से रिजल्ट तक पहुंचेंगे। हमने देखा एनपीके कैसे काम करता है। मैं अब बता रहा हूं, खेत में अगर खाद डालना है तो केवल और केवल भट्टी खाद बना करके ही डालें। छोटा सा नाम है भट्टी। भट्टी किसको बोलते हैं? हम चूल बनाते हैं, हमारे क्षेत्र में भट्टी बोलते हैं। जो बड़ा चूल बनता है जिसमें लक्कड़ लगाते हैं, आग पैदा करते हैं, गर्माहट होती है। जो गर्माहट वाली चीज़ें होती है वो भट्टी, गर्म होने वाली चीज़ें। ईंट का भट्टा, ईंटें लगा दी है अंदर, उसके कोयले डालकर आग लगाई, ईंट का भट्टा। एक ऐसी संरक्षित चीज़ जो गर्म हो रही है। भट्टी का मतलब ऐसी चीज़ जो इकट्ठी कर दी गई है और अंदर से गर्म हो रही है। देखिए भट्टी खाद, पीछे खाद लगा दिया है। अभी हमारे पास जो फर्टिलाइजर है जैसे एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट, इसके ग्रेड पर अगर आप देखोगे तो इसके ग्रेड पर केमिकल कंटेंट लिखा हुआ है। जैसे आपने अभी बोला कुछ यूरिया में लिखा हुआ आता है, ऐसे एसएसपी पर देखोगे तो P2O5 लिखा हुआ है, इसका कंपोजिशन लिखा हुआ है P2O5। ये जब खेत में जाता है तो खेत में फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट करते हैं और पौधे को खिलाने लायक बनाते हैं। तो जब ये खेत में आयन फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ये P+ बनता है। अगर P+ है तो पौधा खाएगा, अगर P+ नहीं है तो पौधा खाएगा नहीं। हमारे पास 50 किलो के बैग में आया P2O5, खेत में जाने के बाद ये कन्वर्ट होगा, P+ बनेगा तो पौधा खाएगा। अब इसके बीच की कंडीशन क्या है? इसके बीच की कंडीशन ये है कि यहां पर बीच में क्या होना चाहिए आपके पास? नंबर 1, कार्बन प्रतिशत 1 से ज्यादा। नंबर 2, 6.5 pH। नंबर 3, बैक्टीरिया PSB, फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया आपके खेत में होना चाहिए, वरना इसकी बॉन्डिंग को कोई भी नहीं तोड़ेगा। आपने सिंगल सुपर फास्फेट खेत में डाल दिया, आपके वहां बायोमास कार्बन 0.5% है, तो जो 20 दिन में टूटना था बॉन्डिंग वो और 30-40 दिन में टूटेगी। एक बी किसान ग्रुप ने एक फॉर्मूला इजाद किया है जिसको बोलते हैं रिकवरी डे। रिकवरी डे, ये कोई भी खाद हम खेत में डालते हैं तो हमारा खेत कितने दिन में उसको रिकवर करके पौधे को खिलाने लायक बनता है, इसका एक सूत्र निकाला बी किसान ग्रुप ने। उस सूत्र के आधार पर मैं बतला रहा हूं आपको, जो साइंटिफिक अप्रूवल डाटा है कि एसएसपी हम डालते हैं तो 20 दिन बाद लगेगा, अगले 90 दिन तक लगता रहेगा और 20% तक लगेगा, 80% फिक्स होगा। तो ये जो फार्मूला, जिस फार्मूले से खेती हो रही है, जिस फार्मूले से फर्टिलाइजर बन रहा है, इस फार्मूले को 20% कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए? कार्बन, पीएच लेवल, बैक्टीरिया। अब आपने खेत में ये सब है, 1% कार्बन है, पीएच 6.5 है, फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया भी है, एज़ोटोबैक्टर, पीएसबी, केएसबी सब है। तो आपने जो फर्टिलाइजर खेत में डाला, अभी डालने की विधि क्या है उस पे भी 20% लगेगा। चौथे नंबर का कॉलम आएगा, आपने खाद कैसे डाला।
खाद आपने खेत में सीधे बिखरा दिया तो एसएसपी कहीं उठ के जाएगा नहीं, वो मिट्टी के अंदर अल्टी पल्टी होना चाहिए जहां पौधे की जड़ें हैं। जहां मिट्टी है वहां पर मिट्टी पे हमने ऊपर डाला, और दूसरी बात हुई कि हमने चीरा लगा करके डाला और ऊपर से मिट्टी डाली, या तीसरा हमने मिट्टी में बिखेर दिया और उसको मिट्टी को अल्टी पल्टी किया। मतलब उस फास्फोरस डले हुए के ऊपर मिट्टी और मिट्टी के ऊपर फास्फोरस, फिर फास्फोरस पे मिट्टी, अल्टी पल्टी चाहिए मिट्टी में हल्का सा। आप डीएपी या सुपर ऐसे चीरा लगाकर डालते हो, मिट्टी ढकते हो ना, ऐसा करते हो, ऐसा करने से ही वो लगेगा। अगर ऊपर सूर्य की रोशनी में डायरेक्ट है तो वो धीरे 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 डिसॉल्व हो जाएगा, वहीं पड़ा रहेगा, डस्ट बन जाएगा, वो किसी भी पौधे की जड़ों तक पहुंचेगा नहीं। तो हमें मिट्टी में लेपित करना पड़ेगा। तो क्या अब ये 4 काम अगर हम करेंगे तो फास्फोरस पौधे तक के जड़ों तक पहुंचेगा, और पहुंचने के बाद भी 20% ही लगेगा, ये फिक्स्ड है। तो इन चारों में से हमारे खेत में क्या काम है? किसके खेत में 1% कार्बन है? 0.5, 0.4, 0.7। किसके खेत में pH 6.5 है, 7, 7.5, 8 होगा? किसके खेत में पीएसबी बराबर है, फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया के परसेंटेज बराबर है? हमें पता नहीं है। कौन आदमी है जो जड़ों के पास खाद डाल करके पूरा लेपित करता है और उसकी जड़ें सुरक्षित रहेगी? चारों कंडीशन में हम फार्मर आज की तारीख में नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, हम उस चारों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। अभी ये पौधे की कंडीशन है, ये जड़ें हैं इसकी, हमने फास्फोरस यहाँ डाला तो पहले लगाया चीरा, दराती से कट किया, अभी कट किया तो ये जड़ है जो कट गई ना, अभी आगे यहां पर हमने डाला फास्फोरस। अभी ये जो फास्फोरस डाला तो जैसे ही फास्फोरस जाएगा वो एसिड रिलीज करेगा, ऊपर से मिट्टी हमने ढक दी, डीएपी डाला या एसएसपी डाला, तो वहाँ चीरा लगाया हुआ जो गड्ढा है उसमें हमने खाद डाला, मिट्टी ढकी, तो अब ये क्या होगा, ये छोटी भट्टी बनी। ये क्या हुआ, इतनी सी ये चीरा लगाया, डीएपी डाली, उसको ढक दिया। अब वो 3, 4, 5, 8 दिन में क्या होगा, वो जहां डीएपी इकट्ठा एक मुट्ठी डला हुआ है जिससे डीएपी बना, वो एसिड निकलेगा, उसके आसपास की सारी जड़ें जलेगी। तो पहले हमने चीरा लगाया, उसमें जड़ें काटी, अब डीएपी डाला, ये फुस 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 करके ऐसी फोसरी जमीन दिखे। जहां डीएपी डला हो वहां ध्यान रखो, जमीन ऐसी फुडरी हुई दिखेगी, आप देखो जाकर खेत में दिखता है ऐसे, जैसे कि जला दी हो, फुस 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 करके सफेद सफेद हो जाती है। तो ये जहां हमने डाला उससे फिर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये सफेद सफेद हुआ। 8 से 10 दिन में ये भट्टी बना, गर्म हुआ, फूटा, टूटा, तो उसके आसपास की सारी जड़ों को जलाया। पहले हम पौधे के खाने की जगह पर जाकर के उसके हाथ, पैर, नाक, मुंह, दांत सब काट रहे हैं, फिर बोल रहे हैं अब डीएपी खा ले। हमें ये पता है डीएपी पौधे का भोजन है ना। अभी मेरे लिए मिठाई मेरा भोजन है, पूड़ी भोजन है, रोटी भोजन है। मेरे दांत तोड़ दो पहले और मुक्का मार के फिर बोलो अब खा। कॉन्सेप्ट समझो, हम खेती के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। खेत में जाकर के पौधा खड़ा है, उससे 4 इंच दूर दराती से चीरा लगाया, तो पौधे का भोजन खाने वाली जड़ों को हमने काटा, मुक्का मार के दांत तोड़ दिया। अब मिट्टी निकाल रहे हैं, मतलब अंदर से दांत वात सब बाहर निकाल दिए, खूनम खून कर दिया, मिट्टी निकाल रहे हैं, जड़े वड़े सब हाथ में आ गई। अब उसमें एक मुट्ठी डीएपी डाला और फिर मिट्टी ढक दी। अभी मुझे तेजाब में लपेट करके एक मिठाई का टुकड़ा दे दिया दांत तोड़ने के बाद। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, हम पौधे को खाना कैसे खिला रहे हैं। दांत तोड़ दिए, खून आ रहा है, मिठाई बहुत टेस्टी है, बट उसे तेजाब में डुबो कर दिया है। डीएपी बहुत अच्छी है, उससे एसिड निकलता है, वो वहां पर डाला। अब वो 4 से 8 दिन वो फुट 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 होगा, तो आसपास की जो बड़ी बची हुई जड़ें हैं वो भी जल भून करके खत्म। आप जहां डीएपी डला है वहां 5 दिन बाद निकाल कर देखो, सारी जड़ें काली पड़ी हुई दिखेगी। इस तरीके से हम खेती कर रहे हैं। तो हमें देखने की दृष्टि कि हम खेत में कैसे काम कर रहे हैं। ये कोई बाहर डीएपी बेचने वाला आकर अपने को नहीं बताएगा कि हम कैसे डीएपी डाल रहे हैं। अभी चारों में से एक भी आइटम हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं, हम उल्टा नुकसान कर रहे हैं इस तरीके से। दूसरा, अगर ये नहीं करोगे तो क्या करोगे, तो डीएपी लिया, खेत में बिखरा दिया,
दूसरा विकल्प ये, भाई बलराम ने बोला काटो मत, जड़ें कट रही है, तो दूसरा विकल्प बिखरा दिया। तो बिखराने के बाद ये जो दाना यहां पर गिरा, अब जड़ें हैं यहां पर, हैं 1 इंच भी नीचे है, आधा इंच भी नीचे है, दाना गिरा ऊपर, फ्लड से पानी दिया तो दाने बहकर चले गए नीचे, लास्ट पेंदे में पड़े हैं। ऊपर के मुहाने से पानी दिया हमने तो बहकर नीचे गए, लास्ट पेंदे में पड़े हैं। सारा पानी नाली से दिया, सारा डीएपी का गोल दाना लपेट लपेट, वो जल्दी गलता नहीं है, घुलता नहीं है डीएपी, उस पानी के बहाव के साथ लपेट करके चले गया, लास्ट में पड़ा हुआ है पूरा, तो डालना काम में आया। अभी हमने ड्रिप से पानी दिया, उदाहरण के लिए कि ड्रिप है, ये ड्रिप है और यहां दाने बिखरे हुए हैं, तो ड्रिप का पानी ऐसे बूंद बूंद गिरता है और नीचे फैलता है, ऐसे जहां गिरा वहां से नीचे फैला, सपाट चपाट नहीं फैलता है। थोड़ी दूर तक ड्रिप से आधा आधा फीट फैलेगा, बाकी के दानों का क्या होगा? और ये आधा फीट जो फैला, उसमें भी जहां दाना गिरा है उसका पेंदा गीला होना चालू हुआ, ऊपर से सूखा है, क्योंकि ड्रिप का पानी कीचड़ नहीं होता ना, वो ऐसे सोखा जाता है। अब करना क्या, डीएपी डालना कैसे है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन। डीएपी सबसे महंगा, डीएपी नहीं डालोगे तो फसल पकेगी नहीं। अच्छा उत्पादन के लिए हमें डीएपी देना ही पड़ेगा। चीरा लगा के डालूंगा तो बलराम भाई ने समझा दिया है कि उसके दांत तोड़ दिए, अब तेजाब में लपेट के मिठाई खिला रहे हो, अब समझ में आ गया, अब वो भी डालू कैसे? ऊपर फेंकूंगा तो बह के चले जाएगा, ड्रिप के पास रहा तो काम में आएगा नहीं। करना क्या? किसी को समझ आ रहा है कैसे करना? उसके लिए एक ही विकल्प है, केवल भट्टी खाद बनाना पड़ेगा। जो भट्टी यहां पर चीरा लगा करके आप बना रहे हो अंदर, डीएपी डालने के बाद 8-15 दिन में वो डीएपी गर्म होता है, गलता है, टूटता है, बैक्टीरिया वहां धीरे धीरे आकर के, जब वो डीएपी का एक उत्तेजन वाला एसिड निकल करके वो शांत होता है, फिर बैक्टीरिया आकर के उसके बॉन्डिंग को तोड़ते हैं और फास्फोरस रिलीज करके पौधे को खिलाते हैं। तो ये जो चीरा लगाया है ये 25 से 35 दिन लेगा गल करके पौधे पास जाने के लिए। इसकी बजाय हम यहाँ चीरा न लगाएं तो क्या करें? तो ये सारी प्रक्रिया को फुलफिल करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा भट्टी खाद। तो भट्टी खाद की एक सिंपल सी थ्योरी है। जिन मित्रों ने प्रैक्टिकल नहीं किया है उनको ऐसा लगता है कि भट्टी खाद एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसान को व्यस्त रखेगी। मतलब मैं आपको एक ऐसा काम बता रहा हूं जिससे आपके काम बढ़ जाएंगे, बट अगर ये काम नहीं बढ़ा करके डालोगे तो आपका खाद ही काम में नहीं आ रहा है, मतलब क्या है डालने का? फिर तो डालो ही मत। तो भट्टी खाद एक सिंपल सी प्रक्रिया है जो खेत के बाहर या खेत में की जाती है, लेकिन मिट्टी के साथ नहीं की जाती, खेत की मिट्टी के साथ नहीं किया जाता। जहां भी भट्टी खाद बनाओ एक प्लास्टिक की थैली बिछाना है, पॉलीथीन। अभी उदाहरण के लिए 100 किलो डीएपी आपको डालना था, तो मेरा बोलना अगर भट्टी खाद काम करो तो 50 किलो कर दो, उससे ज्यादा रिजल्ट देगा 100 किलो से। तो सीधा अगर आप भट्टी खाद बना करके खेत में डालोगे तो किसान खर्चा आधा आज से होना चालू हो जाएगा। आपके 100 किलो डालने की जरूरत नहीं, जहां 100 किलो डालना है वहां 50 किलो में काम होगा। अभी आपका 50 किलो खाद है, उदाहरण के लिए एसएसपी है या डीएपी है, तो 3 गुना गुणित 3 कितना हुआ? 150 केजी। अब 150 केजी लेना है, या तो मिट्टी या गोबर या दोनों का मिश्रण। 50 किलो खाद के साथ में 150 किलो ऐसी चीज जो उसको भट्टी बनाएगी, उसको गर्म करेगी, उसके फर्टिलाइजर को बॉन्डिंग को तोड़ेगी। तो ये मिश्रण बना आप 400 किलो का। 200 किलो का ये बना। अगर आप दो बैग डालते हो तो 400 किलो का, 50 और 150, 200 किलो का मिश्रण बना। इस मिश्रण को अच्छे से हिलाना है, मिलाना है, ताकि 50 किलो डीएपी के ऊपर 3 गुना मिट्टी का दाना चारों तरफ से उसको पकड़कर लेपित हो जाए। एक एक दाने को अच्छे से मिक्स करना है। अभी ये अगर सूखा है तो थोड़ा सा गोबर और नमी के लिए गोमूत्र इसमें डालना है, ताकि बहुत ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया इसमें आ जाए और वो अपनी क्रिया करना चालू करे। बहुत ज्यादा गोमूत्र नहीं डालना, बहुत ज्यादा गीला गोबर नहीं डालना, कीचड़ नहीं करना, क्योंकि डीएपी खुद गलेगा तो एक पानी छोड़ेगा, उसमें 18% नाइट्रोजन है। इसको पूरा नमी करके इसको कॉम्पैक्ट किया।
अब ये जल्दी से अच्छे से तीव्र तरीके से तैयार हो और हमारे खेत में 100% भोजन लगे, इसके लिए इसमें एक चाहिए केटन आयन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पोटेशियम ह्यूमेट। हम जब जैसे दीवाल घड़ी आती ना, उसके अंदर सेल आता है, या हमारे टीवी के रिमोट के अंदर सेल आता है, उसको हम निकाल कर जबान पे लगाते हैं तो चट 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 करता है, उसको बोलते हैं केटन आयन कैपेसिटी। माइनस और प्लस जब मिलते हैं तो स्पार्क करते हैं, ये विद्युत का एक नियम है। इसी तरीके से खेत के अंदर जब पौधों की जड़ों की कक्षा में ईसी अगर मेंटेन नहीं होगा, केटन आयन कैपेसिटी वाला धन आयन और ऋण आयन का चार्ज मेंटेन नहीं होगा, तो हमने कितना फर्टिलाइजर डाल दिया वो मूव होकर के पौधा अपटेक नहीं करेगा। तो पोटेशियम ह्यूमेट क्या करता है, जब जब मिट्टी में जाता है प्लस और माइनस चार्ज को एक्टिवेट करता है और उनमें घर्षण पैदा करता है ताकि फर्टिलाइजर अपटेक हो। तो ये जो आपका 50 किलो खाद है, 50 किलो हमने डीएपी या एसएसपी जो भी डाला, इसके लिए 50 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट डालना है, जिसको हम बोलते हैं पीएच। पोटेशियम ह्यूमेट डालना है 50 ग्राम। एक फर्टिलाइजर आता है पोटेशियम फुलवेट। अभी अपना अंगूठा खड़ा करो, ऐसे दिखाओ अंगूठा, यहां लगाओ नाक पे, इसको मसलो थोड़ा सा, अच्छे से रगड़ो, थोड़ा वो पसीना पसीना अपने अंगूठे में आना चाहिए। अभी इसका खुशबू लो, थोड़ा खुशबू आ रहा है, ये खुशबू है पोटेशियम फुलवेट का, हर इंसान की बॉडी में होता है। यही पोटेशियम फुलवेट पौधों की बॉडी में भी होता है। इसमें डालना है, एक बोरी 50 किलो की अगर आप डीएपी ले रहे हो तो 10 ग्राम पोटेशियम फुलवेट डालना है, पीएफ। बहुत कम पैसे का, बहुत सस्ता और छोटी सी मात्रा आएगी। 50 किलो में 10 ग्राम पोटेशियम फुलवेट करेगा क्या? आप लोगों ने पहले विज्ञापन देखा था ना कॉम्प्लेक्स का, बच्चों को कुछ भी खिलाओ कॉम्प्लेक्स दोगे तो न्यूट्रिशन जाएगा। पोटेशियम फुलवेट अगर गूगल पे पढ़ोगे कि क्या काम में आएगा, तो किसी भी पेड़ पौधे में न्यूट्रिशन मेंटेन करने के काम में आएगा। अभी उदाहरण बता रहा हूं, 1 एकड़ आपने अफीम लगाया है, 10 गुंठा अफीम लगाया है, उसमें आपके हाथ में है कि यूरिया डीएपी पोटाश डाल दिया। अफीम डिसाइड करेगा ना उसको कितना खाना है, वो पौधा डिसाइड करेगा ना। 1 एकड़ का केला लगाया, साल भर में 10 डीएपी, 5 पोटाश, 3 यूरिया मैंने डाल दिया 1 एकड़ के साल भर में, बट उस केले के पौधे को क्या चाहिए वो तो केले का पौधा डिसाइड करेगा। किसी ने केला लगाया तो कैल्शियम भी पोटाश के साथ डाला, किसी ने केला लगाया तो कैल्शियम पोटाश के साथ नहीं डाला, किसी ने अफीम लगाया तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डाला, किसी ने अफीम लगाया तो माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं डाला। लेकिन वो पौधा जिस फसल का है केला, वो केला खुद डिसाइड करेगा कि मुझे न्यूट्रिशन कैसे चाहिए। तो उसके दिमाग को स्थिर रखने के लिए, उसके कॉम्बिनेशन को डिसाइड करने के लिए पोटेशियम फुलवेट है। न्यूट्रिशन का कॉम्बिनेशन बनाना, हमने खेत में इस पौधे के पास एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम कितना डाला, जितना हमको किसी ने बताया ना, हमारे पास पर्ची आ गई उतना। हमें क्या पता है कि एक्चुअल में इस अफीम के एक पौधे को क्या चाहिए, नहीं पता है। वैज्ञानिकों ने पिछले दशक में 16 न्यूट्रिशन थे, फिर दशक में 17, अभी 18 आ गए। तो आज 18 न्यूट्रिशन जांच लिए हैं, इसका मतलब कि 20 साल पहले अफीम वो 18वां न्यूट्रिशन नहीं खाता था। हेलो, खाता था ना। ये तो वैज्ञानिकों ने अभी जांचा कि अरे ये तो 18वां भी खा रहा है, अब 18 ला के दो। हाँ, अभी 1-2 दशक में और वैज्ञानिक जांच लेंगे कि 19-20 केले का पौधा ये 19वां न्यूट्रिशन खाता है, कहीं से पता चलेगा। तो फिर अगले दशक में 19वां आएगा। लेकिन 1990 में जब केला किसी के यहां लगा हुआ होगा, तब भी तो 18 न्यूट्रिशन खा रहा होगा ना। तो हमें नहीं पता, एक्चुअल में नहीं पता कि केला, पपीता, मक्का, गन्ना क्या खाता है। हमारे पास डालना है, हमें जिसने सिखाया, हमने जहां से क्लास ली, पड़ोसी या जिससे पौधा लिया या जिससे बीज लिया या कोई कृषि वैज्ञानिक आकर हमें बता के गए, उतना हमने डाल दिया। पौधे को डिसीजन लेना हो कितना ले, इसके लिए उसकी पौधे की बॉडी में पोटेशियम फुलवेट की मात्रा संतुलित होना चाहिए, जिससे वो कुछ भी खेत में पड़ा हो वो कुछ भी ना खाए और बैलेंस न्यूट्रिशन अपटेक करे। इसलिए पोटेशियम फुलवेट हमें प्लांट को देना है। इसके साथ 50 ग्राम के साथ में 50 ग्राम वाइसेनोमेटा चाहिए।
वाइसिनोमेटा। वाइसिनोमेटा के अंदर आता है सुक्रोज और गोअर्क। सुक्रोज किसी भी बैक्टीरिया का भोजन है, उसको मल्टीप्लाई करने में काम में आता है। गुड़ में सुक्रोज आता है, चीकू के फल में सुक्रोज आता है, गन्ने के रस में सुक्रोज आता है, ग्लूकोज मार्केट से मेडिकल पे से लोगे उसमें सुक्रोज आता है, शक्कर में सुक्रोज आता है। गन्ने के रस से निकलने वाले कई सारे इंग्रेडिएंट है, जिसमें एक है फ्रुक्टोज, फिर है ग्लूकोज, फिर है सुक्रोज। मैं बात कर रहा हूं सुक्रोज की। तो वाइसिनोमेटा के अंदर आता है सुक्रोज और उसको गो अर्क से लेपित किया है। तो गो अर्क, एक तो आपने गोमूत्र डाला और एक मैं बात कर रहा हूं गो अर्क। ये गो अर्क आप घर पे बना सकते हो और चीकू सड़ा हुआ उसके साथ गो अर्क मिला करके आप वाइसिनोमेटा का कॉम्बिनेशन घर पे तैयार कर सकते हो। कांच की बोतल लेना है जो पारदर्शी है। गो अर्क कैसे सबसे बेहतर होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। कांच की बोतल जो पारदर्शी है। देसी गोवंश, अनबियाही गाय जो एक बार भी बच्चा नहीं दिया हो, वो बिछिया जो जवान हो गई हो बट उसकी शादी नहीं हुई है। अनबियाही गाय, देसी गाय जो सुबह सुबह मूत्र देती है, उसको इकट्ठा करना है, उसको कांच की बोतल में रखना है और अपने घर की मुंडेर पर रख देना है, जहां सूर्य की रोशनी उसको ज्यादा से ज्यादा समय मिले। गोमूत्र को अगर आप छांव में रखोगे तो वो कंटिन्यूस पतला होगा और बहुत ही पावरफुल बनेगा, जितने सालों साल रखा हुआ रहेगा। गोमूत्र को अगर आप सूर्य की रोशनी में रखोगे तो जितना ज्यादा समय रहेगा उतना मोटा होगा, थिक होगा और शहद के जैसा बनेगा। पूरे ब्रह्मांड में केवल देसी गाय का मूत्र ही ऐसा अभी तक मेरे जानकारी में आया है जो सूर्य की रोशनी को सोखता है, सूर्य की एनर्जी को ग्रहण कर लेता है। तो जब आप धूप में रखोगे, सॉरी, पारदर्शी रखो तो ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं है तो यहां से तो रोशनी जाएगी। अभी इसमें एक और कॉम्बिनेशन है, बड़े बड़े महात्माओं ने काफी सारे, जैसे हम वैज्ञानिकों को बोलते हैं रिसर्चर, ऐसे हमारे धर्म में जो बड़े बड़े महात्मा है वो अपने आप में रिसर्चर है। उन्होंने कलर वाइज भी गोमूत्र का सूर्य की रोशनी को सोखने का बनाया। तो बैंगनी कलर का क्या असर होगा, येलो कलर का क्या असर होगा, ब्लू कलर में अगर बोतल है और उसमें गोमूत्र है और उसमें सूर्य की रोशनी सोखी गई है तो उसका असर क्या होगा। ये बहुत सारे रिसर्च है और कई सारे रिसर्च पेपर है। तो मैं एक सिंपल बतला रहा हूं कि गो अर्क क्या होता है, एक्चुअल में गो अर्क क्या होता है। तो जो थिक हुआ 40 दिन, 43 दिन, 50 दिन गोमूत्र रहता है, वहां से मोटा होना चालू होता है वो। और मोटा गोमूत्र जो शहद के जैसे होता है उसको आपने लिया और अपने देसी दारू बनाने वाली एक प्रक्रिया होती है कि इधर से उबाला, इधर से भाप बन के दूसरी पाइप की नली द्वारा किसी बर्तन में गया और वो भाप बूंद बूंद गिर करके किसी बर्तन में इकट्ठा हो रही है। सिंपल तरीका में जल्दी समझ में आए इसलिए बता रहा हूँ, दारू बनाने का तरीका है, समझ में आया ना। तो ये जो भाप बन करके फिर इसका अर्क निकला, ये है इसमें वाइसिनोमेटा में सुक्रोज और गो अर्क। तो ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी है। हमें किसी भी प्लांट को पॉजिटिव एनर्जी देना है तो कैसे दोगे, तो गोमूत्र और सूर्य की रोशनी के अलावा अभी किसी के पास इतनी एनर्जी है नहीं, जहां तक मैंने समझा है। होगी मुझे पता नहीं, जो मैंने समझा वो ये 50 ग्राम, 50 किलो बैग में 50 ग्राम वाइसिनोमेटा, 50 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट, 10 ग्राम पोटेशियम फुलवेट, 150 किलो मिट्टी या गोबर मिट्टी, ये कॉम्बिनेशन करके आपने ढेरी बनाई। इस ढेरी को नम किया और नम करने के बाद ये जो प्लास्टिक थी ये ऊपर से वापस ढक दी, पूरा एयर टाइट कर दिया। नीचे प्लास्टिक, ढेरी, नम वाली ढेरी, ऊपर प्लास्टिक। अब ये ढेरी आपकी बन गई गर्म भट्टी होने के लिए तैयार। आपने इसमें रखा है मात्र 50 किलो डीएपी, बाकी का मिट्टी है, ठीक है। और इसको ज्यादा गर्म होने के लिए, ज्यादा बैक्टीरिया इजाद होने के लिए आपने इसको सही वातावरण दे दिया, ऊपर से प्लास्टिक ढक दी कि गर्म भाप बने, बाहर उड़कर ना जाए। अभी इसको 3 दिन के लिए रखना है। 3 दिन बाद शाम को खोलो, ज्यादा नजदीक से खुशबू लेने की आवश्यकता नहीं, वो एसिड रिलीज होगा, बहुत गंदी बदबू आएगी। और इसको एक बार गेती कुदावले से फुडार दो,
इसको फोड़ दिया, जो भी इसकी प्रक्रिया थी उसको तोड़ दिया। रात भर खुला छोड़ना है, सवेरे फिर इसको हल्का नमी करके फिर से एक बार ढकना है अगले 3 दिन के लिए। तो ये जो 6 से 7 दिन की प्रक्रिया है, ये भट्टी खाद बन करके तैयार। अभी ये जो 50 किलो था, जो खेत में जाने के बाद वहां की हमारी खेत की मिट्टी को खराब करता, वहां एसिड निकालता, वहां के पीएसबी केएसबी बैक्टीरिया को खराब करता, उसकी बजाय हमने खेत के बाहर ही कुछ मिट्टी लेकर के 150 ग्राम मिट्टी, अब इस मिट्टी के भी बैक्टीरिया मरे हैं, खराब हुए हैं, तो यहीं हुए और यहीं खत्म हुए, और हमने डीएपी को खेत में डलने लायक बना दिया कि हम डायरेक्ट डीएपी खेत में डालें। उसकी बजाय हमने खेत के बाहर उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया। अब ये एक्टिवेट है कि पौधे के पास जाएगा तो पौधे को नुकसान नहीं करेगा। अब आपको चीरा लगा के डालना नहीं, अब आपको ये नहीं सोचना कि मैंने दाना डाल दिया तो वो बह के चले गया, क्योंकि मिट्टी वहीं चिपक जाएगी। अब आपके पास ड्रिप के पास जहां भी नम वाली जगह है, ऊपर डायरेक्ट डाल दो। सारे फुलफिल हम आइडियाज पूरा कर रहे हैं। पीएच बड़ा होगा तो डीएपी घुलेगा नहीं, इसको पहले ही घोल के हम डाल रहे हैं। पीएच कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने दाना पहले ही घोल के डाल दिया। तो जो ये 20% लग रहा है, अभी 80% लगेगा इस विधि से। जहां 2 बोरी हम डीएपी डाल रहे थे, वहां 1 बोरी डीएपी काम करेगी। जो 9 किलो 200 ग्राम डाल रहे थे, उसकी जगह 18 किलो काम करेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? किसी भी फार्मिंग में अगर हमें खाद देना है तो इस तरीके से भट्टी खाद बना कर देंगे तो हमारी धरती माँ के पास कोई भी केमिकल नहीं जाएगा। अब ये खाद हम दे सकते हैं डीएपी, एसएसपी, पोटास, 12-32-16, 10-26-26, किसी भी हार्ड फर्टिलाइजर को हम इस तरीके से भट्टी खाद बना के डाल सकते हैं। अब इसमें कैल्शियम नाइट्रेट और नाइट्रोजन ये तुरंत गल करके उड़ने वाली चीजें हैं, तो जिस दिन हम खाद डालें उसका 1 घंटा पहले इस भट्टी खाद में मिला दो। यूरिया अगर हमें डालना है खेत में, 100 किलो डाल रहे हैं तो 50 किलो करो। जो हमारा डीएपी के साथ भट्टी खाद बना है, 7 दिन से बन के तैयार है, आज हमें खेत में डालना है 10 बजे, तो 9 बजे यूरिया उसमें मिलाकर छोड़ दो, तो वो गलेगा, पानी लीच करेगा और उसी खाद में डाइल्यूट हो जाएगा। तब वो जो 50% उड़ रहा था वो अभी मिट्टी में मिक्स करके हमने कंप्लीट बॉन्डिंग कर दिया। अब वो जो मिट्टी है, अब ये खाद नहीं है, अब ये डीएपी नहीं है, अब ये मिट्टी बन गई। 50 किलो था, हमने 200 किलो बना दिया। सिंपल सा सूत्र है। अभी इस सूत्र से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कभी भी खेत का पीएच बढ़ेगा नहीं, बढ़ता नहीं, और हम डीएपी कितना ही डालेंगे पौधे का विकास होगा और वो पूरा पूरा लगेगा। खड़ी फसल में किस प्रकार डालें इसको? ये खाद बनाया, पौधा बड़ा हुआ और पौधे के पास जहां नमी हो वहां बिखरा दो। फिर में तो इस तरह डाल ही नहीं सकते हैं। क्यों? जगह नहीं होती है। वो इतनी तो बिखर जाए, ऊपर पौधे पे थोड़े रहेगा, थोड़ा नीचे पौधे पर नहीं लगाना है। 6 इंची की पौधे पर डालोगे तो उसमें मिट्टी डस्ट चिपकेगा ना पत्तों पर, और थोड़ा एसिड होगा, पत्तों को जला देगा ये। तो जहां मिट्टी है वहां पर खाद डलेगा, जहां जड़ें हैं वहां पर भेजना पड़ेगा। ये बता रहे हैं ना 5 नहीं आप नीचे 6 इंच बाई 6 इंच पे पौधा लगा है, हाँ, तो इतना स्पेस नहीं होता कि अंदर आदमी जा पाए। कीड़ा लगाने वाले हो तो अंदर घूम भी तो रहे हो, अभी तो कहीं चल रहे हो ना। ये जो पूछना चाह रहे हो, चीरा लगाने के लिए रास्ता का रखा, उसके जो बीच में इतनी जगह है वहाँ हाइट कितनी आई आपकी? आपका जब खाद डालना है उस समय हाइट कितनी है आपके अफीम की? अभी तक हो गई आपकी हाइट समझ लो 2.5, 3, 4 फीट, 3 से 4 फीट। और आप जहाँ चल रहे हो और फर्टिलाइजर हमें डालना है नीचे, तो नीचे हाथ करके बिखेरना पड़ेगा। जैसे गेहूं में यूरिया डालते हुए दिखाते हैं ऊपर, ऐसे नीचे बिखेरना पड़ेगा, उसमें कुछ जा पाएगा? तो वैसे नहीं दे सकते, नीचे से नहीं दे सकते। पत्ते बिल्कुल जमीन के नजदीक होता है। जो भी ऐसी फसल है, मैं आपका कॉन्सेप्ट समझाऊं, जो भी ऐसी फसल है कि उन फसलों में एक उम्र के बाद, एक एज के बाद हम खाद नहीं डाल सकते, तो उसमें सारा खाद हमें बेसल डोज में देना पड़ेगा। उसमें विकल्प खत्म हो गया ना कि आप कोई सा भी खाद डालो। आप अगर भट्टी खाद नहीं डाल सकते तो दूसरा खाद भी नहीं डाल सकते ना, तो आपको सारे खाद फिर बेसल डोज में देना पड़ेंगे। ऐसी जो भी फसल है, जैसे हम मल्चिंग लगाते हैं, प्लास्टिक मल्चिंग कर दिया, अब उसमें खाद डाल नहीं सकते, वही आप वाली प्रक्रिया हो गई कि उसकी कंडीशन ऐसी है कि हम देंगे तो वो अंदर तक जाएगा नहीं, कुछ जगह रहेगा, ज्यादा दूर तक पहुंच नहीं पाएगा। तो ऐसी जो भी फसलें हैं
या छोटी उम्र की फसलें हैं, 90 दिन से 120 दिन की जो फसल है जिनमें हम रिपीट खाद नहीं दे सकते, उनमें बोते समय या बोने के पहले ही जो बेसल डोज की रिक्वायरमेंट है पूरे खेत में डालना पड़ेगी, एसएसपी की। पानी के साथ डाइल्यूट कर दो। हाँ, पानी के साथ देने का तरीका दूसरा है। अभी जब बाद में अगर डीएपी देना पड़ रहा है तो दे रहे हैं वैसे, कोई हाँ जरूरत नहीं है, हाँ पर उसको पानी में गला के एक दिन पहले फिर दे रहे हैं वैसे। हाँ, उसका मैं विकल्प बतलाता हूँ। मैं आपका प्रश्न समझ गया, आंसर है मेरे पास इसका। एक तो अफीम बहुत अच्छी फसल है, इसको ड्रिप से करना चालू करो, 3 गुना रिजल्ट बढ़ जाएगा, उत्पादन ज़्यादा आएगा। दूसरा, हम अभी जो फ्लड से कर रहे हैं, फ्लड से जो कर रहे हैं, तो डीएपी या 12-32-16 या 10-26-26 को घोलने का तरीका दूसरा है जो हम पानी के साथ देंगे। अभी वो तरीका लिखो कि हम घोल कर कैसा दें। ये समझ में आया? किसी भी फसल में अगर खाद बिखरा कर देना हो तो ये तरीका है। अच्छा, इसमें जैसे अभी आपने बताया ढकना है इसको ना, हाँ तो ये फुली एयर टाइट होना जरूरी है क्या? हाँ, जरूरी है। थोड़ा बहुत तो खुला रहेगा, लेकिन कोशिश ये करें कि पूरा हम इसको पैक करके रखें। पूरा गर्म होगा, अच्छे से गर्म होगा। तीसरे दिन अगर हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा। थोड़ा इतना नहीं होगा कि वो जला दे, लेकिन हाँ, पतला प्लास्टिक है तो मेल्ट हो जाएगा। थोड़ा ठीक चाहिएगा। गीला गोबर नहीं चलेगा, सूखा ड्राई पूरा गोबर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कंपोस्ट खाद ले सकते हो, ऐसी चीज जिसमें डाइल्यूट हो जाए। 75% तो हम ड्रिप में किया करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। अभी मैंने एक भट्टी खाद बताया। दूसरा, अगर आप घोल करके फ्लड से खाद दो या घोल करके ड्रिप को डीएपी से दो, तो आपको 12-32-16 नहीं लेना पड़ेगा। इसके लिए कॉम्बिनेशन है, डीएपी को घोल करके कैसे दें। उसके लिए 200 लीटर पानी, 10 केजी डीएपी या 12-32-16 या 10-26-26 या सिंगल सुपर फॉस्फेट, जो भी हार्ड फर्टिलाइजर आपने लिया 10 किलो। मैं बात कर रहा हूं फास्फोरस फर्टिलाइजर की, अभी पोटेशियम फर्टिलाइजर की बात नहीं कर रहा हूं। फास्फोरस फर्टिलाइजर लिया तो 1 केजी फास्फोरिक एसिड, 10:1, 200 लीटर पानी, 10 किलो डीएपी, 1 किलो फास्फोरिक एसिड लोगे तो 1 घंटे के अंदर ये पूरा डीएपी घुल जाएगा और पूरे तरीके से इस डीएपी की बॉन्डिंग टूट जाएगी। इसमें नीचे बचेगा थोड़ा सा रॉक। वो जो रॉक बचेगा, उस रॉक को आप अलग निकालो और उसको भट्टी खाद में लेकर के बाद में काम में ले लो, क्योंकि कितना भी घोलेंगे बट वो जो रॉक बचेगा उसमें 20-30% फास्फोरस रहेगा, जिसको वेस्टेज फेंकने की बजाय आप उसको पुनः भट्टी खाद बना करके अगली फसल में डाल लो। तो ये जो 1 किलो फास्फोरिक एसिड है 10 किलो डीएपी को घोलने के लिए पूर्ण है। 12-32-16 एसएसपी कुछ भी हो। इसके बाद आप जहां से पानी दे रहे हो वहां से कोक चालू करके कितनी देर में वो पानी जाएगा वो कॉम्बिनेशन कर सकते हो, या आप ड्रिप से भी इसको चला सकते हो। यहीं पर अगर आपने 10 किलो पोटास लिया, यहां पर लेना पड़ेगा 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पर लिया मैंने फास्फोरिक एसिड डीएपी के लिए। अगर पोटास ले रहे हो तो फास्फोरिक एसिड लेना पड़ेगा, ये पोटेशियम सल्फेट बनता है। जैसे हम मार्केट से पोटास जो लाते हैं सोसाइटी से 50 किलो का पीले कलर का बैग, वो आता है पोटेशियम क्लोराइड। हम जो दुकान पे से लेते हैं 20 किलो का बैग 0050, वो आता है पोटेशियम सल्फेट। तो अगर इस 50 किलो बोरी वाले पोटास को 10 किलो में 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, तेजाब आता है, हाथ पे जाएगा तो जलाएगा। तो ये 10 किलो को घोलेगा तो थोड़ा सा यहाँ क्लोरीन बचेगा, रॉक बच जाएगा। इसको फेंक दो, इसको कोई काम में नहीं लेना कभी भी। जो 10 किलो पोटास को घोलोगे तो थोड़ा सा रॉक बचेगा और ये बन जाएगा पोटेशियम सल्फेट। तो आपको अलग से ज़्यादा ठंडी में कोई चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं। पोटास को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ घोल करके चलाओ, या ड्रिप से दो, या नाली में फ्लड से ऐसे कोक चालू करके दो। भट्टी खाद बना रहे हो तो पोटास, जैसे डीएपी मैंने बोला, ऐसे ही पोटास को भी भट्टी खाद में डाल सकते हो। भट्टी खाद में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन लिक्विड बनाने में फास्फोरस के लिए फास्फोरिक एसिड है और पोटास के लिए सल्फ्यूरिक एसिड है।
दोनों अलग अलग चीज में अच्छे से घुलेगा और पूर्ण घुल कर चले जाएगा। ठीक है, भट्टी खाद, और अगर ऐसा घोल करके हमने खाद दिया तो कभी भी हमें वाटर सॉल्युबल के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ये संपूर्ण है अपने आप में खाद, बट मात्रा कितनी रखनी चाहिए ये हमें हमारी फसल के हिसाब से चयन करनी है। यहां तक भट्टी खाद में और इसमें किसी का प्रश्न बचा है? ओके, अभी एक विषय आता है।